हेडिंग डाल लो एनोमैलस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन। एनोमैलस बिहेवियर ये हम पहले भी कर चुके हैं और ये जनरल सा पॉइंट है, चाहे कोई भी ग्रुप हो, सभी ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होता है, बेटा कपिल थोड़ा दूर होके बैठ जा, इतना क्लोज मत बैठो। सभी ग्रुप के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी उनके ग्रुप के बाकी एलिमेंट से अलग होती है, उनकी प्रॉपर्टीज उनके बाकी एलिमेंट से अलग होती है और वो प्रॉपर्टी सेम भी होती है। तो आपको जनरल 3-4 पॉइंट याद करने, वो आपके हर टॉपिक में काम आएंगे, चाहे वो आपकी एनोमैलस प्रॉपर्टी ऑक्सीजन की हो, चाहे वो नाइट्रोजन की हो, चाहे वो आपकी फ्लोरीन की, सभी में कॉमन होगा। और ये कॉमन पॉइंट क्या क्या है कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो फ्लोरीन अलग शो करता है बाकी अपने ग्रुप के एलिमेंट से। तो एक तो जो फ्लोरीन है इसका साइज क्या है, बहुत ही स्मॉल है, स्मॉल साइज, ठीक है। सेकंड आप ये कहेंगे एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, कि जो आपके ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट है ना, एक बस फ्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता वैकेंट, बाकी क्लोरीन के पास भी है, ब्रोमीन के पास भी है और आयोडीन के पास भी है। एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है, क्योंकि बेटा फ्लोरीन की आउटरमोस्ट शेल क्या होती है 2s2 2p5, आगे 2d तो बनता ही नहीं है, तो फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, बाकी सभी के पास होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फ्लोरीन एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन की आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन की तो पूरी कोशिश क्या रहेगी कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए ताकि मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए, मैं स्टेबल हो जाऊं। तो फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाना आसान नहीं है। फ्लोरीन की हाई होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। फोर्थ आप क्या कहेंगे, आपको पता है फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द कंप्लीट पीरियोडिक टेबल, तो आप कहेंगे फ्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ठीक है। और लास्ट फ्लोरीन एक नॉन मेटल है, और आपको पता है नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो फ्लोरीन आपका है ना, ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लिख लो हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर, हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब जो फ्लोरीन है वो बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये आपको पता ही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, विच ऑक्सीडाइज अनदर एंड रिड्यूस इटसेल्फ। तो फ्लोरीन एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर आपको ध्यान हो चैप्टर 3 में टर्म थी हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, उसमें जो फ्लोरीन का पोटेंशियल है E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का ही था। फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। रीजन वही है, स्मॉल साइज, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये सारी बेटा एनोमैलस प्रॉपर्टीज है किसकी, फ्लोरीन की, और ये आपको हर एक ग्रुप में काम आएगी। स्मॉल साइज हो गया, हाई एंथैल्पी हो गया, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये 3 पॉइंट तो सारों में ही कॉमन है, ठीक है, कर लोगे। अब इसके बाद हेडिंग आप लगा लो हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजन, ये रख कर दूं, हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजन। हैलोजन बेटा कौन कौन से हाइड्राइड बनाता है, तो आपको पता है हाइड्राइड कब बनते हैं, जब कोई भी एलिमेंट रिएक्ट करता है हाइड्रोजन एटम के साथ, तो वो किसकी फॉर्मेशन करता है, हाइड्राइड की। तो हमने पहला एग्जांपल लिया H2 हाइड्रोजन लिया प्लस लिया F2, H2 प्लस F2 से क्या बन जाएगा 2 मोल ऑफ HF। ऐसे हमने यहाँ पे लिया H2 प्लस Cl2 और इसका हाइड्राइड क्या बन गया 2 मोल ऑफ Cl। ऐसे हमने लिया H2 प्लस I2, इन दोनों से बन गया 2 मोल ऑफ HI, पहले Br बना लेते हैं, H2 प्लस Br2, इससे हमारा बन गया 2 मोल ऑफ HBr और H2 प्लस I2, इससे बन गया 2 मोल ऑफ HI। हाइड्रोजन फ्लोराइड
हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई है। हाइड्रोजन एटम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, फ्लोरीन एटम पे नेगेटिव चार्ज। अब बेटा ये बताओ इन पे चार्ज कैसे आया? यहाँ तो कोवेलेंट बॉन्डिंग है क्योंकि ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। ये सभी कैसे कंपाउंड है? आपको पता है ना कोवेलेंट कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। तो ये चारों आपके पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। इसका मीनिंग ये है कि इनमें पोलैरिटी का डिफरेंस होता है। जैसे मान लो मैं H और F लेती हूँ, H और F में टोटल बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इन दोनों इलेक्ट्रॉन का झुकाव किस तरफ होता है? फ्लोरीन की तरफ। वजह बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। आपको ध्यान है व्हाट इज पोलर कोवेलेंट कंपाउंड? व्हेन वी टेक टू एटम्स एंड बोथ एटम्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है H कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो जो इलेक्ट्रॉन का झुकाव है वो किसकी तरफ ज्यादा होगा? फ्लोरीन की तरफ। ठीक है, तो फ्लोरीन एटम पे आ जाएगा स्लाइट नेगेटिव चार्ज और H एटम पे आ जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो कोवेलेंट कंपाउंड होने के बाद भी यहाँ पे स्लाइट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है, मतलब यहाँ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब बेटा जैसे हमने आज तक किया है सेम यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो ये हमारे चारों हाइड्राइड बने हैं हैलोजन के, HF है, HCl है, HBr है और HI है। अब हम इन चारों के यहाँ पे क्या पढ़ेंगे बेटा? प्रॉपर्टीज, कि इन चारों में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, बढ़िया एसिडिक बिहेवियर किसका है। ठीक है, तो अब हम ये सारी प्रॉपर्टीज मैच करेंगे। सब बच्चे अपनी बुक लेके बैठे हो? बेटा बुक में सब बच्चे ये टेबल निकाल लो। टेबल नंबर 7.9, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, जल्दी करो। टेबल नंबर 7.9 निकाल लो सभी बुक में। हो गया? अब बताओ पहली प्रॉपर्टी क्या है? बोलो सारे। फर्स्ट प्रॉपर्टी जी मेल्टिंग पॉइंट। आप बताओ HF का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 190, HCl का 159, HBr का 185 और HI का 222। भाई लगातार बढ़ ही रहा था, बस एक जगह एक्सेप्शन आ गया। क्या? कि HCl का कम हो गया, किससे? HF से। बेटा आगे तो कंटिन्यू बढ़ रहा है, HBr का बढ़ गया 185, HI का और ज्यादा हो गया। तो पहले तो आप ये बताओ कि लगातार मेल्टिंग पॉइंट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास है वो बढ़ता जा रहा है। फिर यहाँ पर ये एक्सेप्शन क्यों आया? क्वेश्चन ये आएगा कि HF का तो मॉलिक्यूलर मास कम होता है, लेकिन फिर भी HF का आप देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही चीजें HF की ज्यादा है एज कंपेयर टू HCl। तो रीजन क्या लिखोगे? HF के एटम क्या शो करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप यहीं पे रीजन लिख लो बस कि इस एक्सेप्शन का आंसर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और सिर्फ HF में होगी। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग H किस किस के साथ शो करता है? बस 3 ही एलिमेंट है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो H और F के बीच में इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। कैसे हुआ देख लो, ये एक HF मॉलिक्यूल है, ये दूसरा HF मॉलिक्यूल है, ये ऐसे तीसरा HF मॉलिक्यूल है। ऐसे ये बहुत सारे मॉलिक्यूल है HF के, ये सारे बेटा पोलर नेचर के होते हैं। H एटम पे पॉजिटिव चार्ज, F एटम पे नेगेटिव चार्ज। फिर से H पे स्लाइड पॉजिटिव, F पे स्लाइड नेगेटिव। अब बताओ क्या होगा? इसका तो पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, आपस में ये क्या शो कर देंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन्होंने आपस में क्या शो की? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और एटम अलग अलग मॉलिक्यूल के है ना, तो ये कौन सी टाइप हुई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की? इसे हम बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको हम क्या कहेंगे बेटा? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिटवीन द एटम ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल, तो उसको तो बोलते हैं इंटरमोलिक्यूल। और जब एक ही मॉलिक्यूल में होती है तो उसको क्या बोलते हैं? इंट्रा। सेम मॉलिक्यूल में होगी तो इंट्रा है, डिफरेंट में होगी तो इंटर है। आप बेटा यहाँ देखो, एक मॉलिक्यूल का तो F एटम है और दूसरे मॉलिक्यूल का H एटम है, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग अलग मॉलिक्यूल्स के एटम के बीच में। ठीक है, तो इस बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 2 पॉइंट तो हो गए। अब सभी देखो थर्ड पॉइंट बॉन्ड लेंथ का।
बताओ चारों में सबसे हाई किसकी है बॉन्ड लेंथ? सबसे लंबा बॉन्ड किसका है? HI का। लगातार बढ़ रही है बॉन्ड लेंथ, कहीं कोई एक्सेप्शन है? नहीं है। अब बताओ HI की सबसे हाई बॉन्ड लेंथ क्यों है? क्योंकि I का साइज सबसे बड़ा है। आपको पता है अगर साइज ऑफ एटम बढ़ेगा तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी बढ़ेगी। भाई HF है मान लो, H और F का तो ये साइज है, हो गया, तो इनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ही क्या कहलाता है? बॉन्ड लेंथ। लेकिन अगर मैं HI की बात करूंगी तो H का साइज तो सेम ही रहेगा, लेकिन I का साइज काफी बड़ा होता है, तो इनके बीच का क्या बढ़ गया? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ गया। तो आपको समझ में आ गया लगातार बॉन्ड लेंथ क्यों बढ़ रही है? क्योंकि साइज ऑफ एटम है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है भाई, हेलोजन का साइज तो बढ़ रहा है ना, डाउन द ग्रुप जा रहे हो, साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो रहा है, साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया। अब फोर्थ पॉइंट करो। फोर्थ पॉइंट क्या है? डेल्टा डिसोसिएशन H। इसका मीनिंग होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इसका मीनिंग क्या है बेटा? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बेटा इससे अच्छी बुक कोई नहीं है 12th क्लास की, लिख लो, कुछ बता रही हूँ। इट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये ही पढ़नी है, ये पढ़ोगे तो मैं गारंटी लेती हूँ बेटा 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे लिख लो। आपको पता है मीनिंग क्या है बॉन्ड एंथैल्पी का? कि हमें किसी भी दो एटम के बीच के बॉन्ड को तोड़ना है, तो बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी, उसे ही हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। आपको पता है जितना लंबा बॉन्ड होता है उसको तोड़ना उतना ही आसान हो जाता है। तो अब आप देखो यहाँ चारों में सबसे कम बॉन्ड एंथैल्पी किसकी है? HI की है। रीजन समझ गए? रीजन क्या लिख के आओगे? क्योंकि I का साइज बड़ा है, इससे H और I के बीच की डिस्टेंस भी क्या है? ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ लंबी है, और जितना बॉन्ड लंबा है तोड़ना उतना ही आसान है। HF का साइज सबसे छोटा था बॉन्ड का, बॉन्ड लेंथ भी कम होगी तो तोड़ना मुश्किल होगा। रीजन सब लिख लोगे इसका। अब अगला पॉइंट पढ़ो, pKa। ये क्या चीज है? पहले Ka का पता है? Ka क्या होता है? एसिडिक कांस्टेंट। Ka क्या होता है? एसिडिक कांस्टेंट। और जो pKa है ना वो एसिडिक कांस्टेंट के इनवर्स में होती है। सब बेटा इस पॉइंट को देखो ध्यान से। वैसे तो हम ये पूरा ऑर्गेनिक में कर चुके हैं, बट कुछ फायदा हुआ नहीं 6 महीने पढ़ाने का। pKa इक्वल्स टू, कुछ ध्यान आया +1 क्लास का, है ना? pH इक्वल टू माइनस log H पॉजिटिव आ करता, POH माइनस log OH, तो pKa क्या होता है? माइनस log Ka। मतलब ये कह सकती हूँ pKa और Ka में कैसी रिलेशनशिप है? इनवर्स की रिलेशन। कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग कब होगा? जितनी Ka की वैल्यू लार्ज होगी, तो अपने आप उतनी pKa की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्मॉल हो जाएगी, और उतना ही एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही एसिड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, समझ गए ये बात? तो pKa होता है पावर ऑफ एसिडिक कांस्टेंट या पावर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। जितनी pKa की वैल्यू छोटी होगी ना उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का मीनिंग आप लोग क्या समझते हो? जो एसिड जल्दी अपना H पॉजिटिव रिलीज कर देगा ना उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। जितनी जल्दी कोई एसिड अपना H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा तो उतना ही बढ़िया एसिड है। तो अब बेटा बताओ, देख के चारों में सबसे कम pKa वैल्यू किसकी है? बताओ भी, सबसे कम pKa वैल्यू किसकी है? HI की। जिसकी सबसे कम वैल्यू है pKa की उसका Ka सबसे ज्यादा होगा, और वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इन चारों में से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? HI का। तो अगर एग्जाम में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आया तो लिखोगे ना चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? HI का। पर बेटा ये देख लेना ऑर्डर कैसा पूछा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो कई बार आप लोग आंसर लिखते हो ठीक, बट आप ऑर्डर गलत कर देते हो। जिस ऑर्डर में पूछा उसी में आंसर लिखना आप लोग। तो HI यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब आप ये बताओ HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा क्यों? क्योंकि H और I के बीच का बॉन्ड सबसे लंबा है। जितना लंबा बॉन्ड है उसको तोड़ना उतना ही आसान है। तो सबसे जल्दी बॉन्ड टूटेगा H और I के बीच का, और सबसे फास्ट किसका रिमूवल होगा? H पॉजिटिव आयन का HI मॉलिक्यूल में से होगा। जितनी जल्दी कोई एसिड अपना H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा तो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ भी होगी। अब बेटा आप इसमें एक रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ और लिख लो।
इसमें दे नहीं रखा, आप लोग इसी में लिख लो एक और पॉइंट, रिड्यूसिंग कैरेक्टर HF, HCl, HBr और HI, इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी कौन होगा? HI होगा। कौन होगा? HI होगा। अपने आप से लिख लो HI, HBr, HCl, HF। ठीक है, कर लोगे? अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आपका है रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता कभी भी, तो इस टॉपिक को आप मत करना, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अब आप डायरेक्टली इस टॉपिक पे आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। टॉपिक है क्लोरीन का। मेटल से रिएक्टिविटी नहीं आती, छोड़ दो इनको। इसमें इंपॉर्टेंट एक ही टॉपिक था हाइड्राइड का, जहां से क्वेश्चन बनता अरेंज करने का। ठीक है, तो अब आप सभी टॉपिक निकाल लो क्लोरीन का। करें? उससे पहले बेटा 7.26 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले मुझे आपको एक क्वेश्चन करवाना है 7.26 इन टेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है, कंसीडरिंग द पैरामीटर्स लाइक एज बॉन्ड एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी, कंपेयर द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ F2 एंड Cl2, F2 एंड Cl2। ठीक है, इसका आंसर कहाँ है? पेज नंबर 200 में, जस्ट एक पेज पीछे आओ, जहां टॉपिक था ना एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन का, जस्ट इससे ऊपर देखो। ठीक है, समझाओ इस टॉपिक को, देखिए ध्यान से। हमें ऑक्सीडाइजिंग पावर कंपेयर करनी है F2 और Cl2। तो आप लोगों को ध्यान हो, मैंने अभी आपको लिखवाया था एनोमैलस बिहेवियर में कि फ्लोरीन की ज्यादा होती है क्या बेटा? लास्ट पॉइंट यही था मेरे ख्याल से कि फ्लोरीन की ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो अब आप इस बात को प्रूफ करो, और आपको 3 फैक्टर से प्रूफ करना है। ठीक है, पहला फैक्टर क्या है बोलो बेटा? फर्स्ट फैक्टर क्या है? अब आप बताओ, फ्लोरीन है, फ्लोरीन की मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या होती है? F2। ऐसे क्लोरीन की मॉलिक्यूलर फॉर्म भी क्या होती है? सबसे पहले हमें बॉन्ड तोड़ना है F2 के बीच का और Cl2 के बीच। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ गया, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये F2 है, सिंगल बॉन्ड है बिटवीन 2 F एटम, और ये Cl2 है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है बिटवीन 2 क्लोरीन है। तो आपको ये बताना है इसमें, यहाँ पे हम F2 और Cl2 की बात कर रहे हैं। सबसे पहली टर्म जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे दैट इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, F और F के बीच के सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है, या Cl और Cl के बीच के बॉन्ड को तोड़ना आसान है? सभी बच्चे आंसर कराते हैं Cl और Cl का, सिंपल सा ये सोच के कि क्लोरीन का साइज बड़ा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ भी लंबी होगी। पर बेटा वाकई में जो है ना, F और F के सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है। रीजन सुनो, उसकी वजह क्या है? क्योंकि F का साइज छोटा होता है। F का साइज क्या है? छोटा है। तो जो इस F के इलेक्ट्रॉन है ना, वो दूसरे F के इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन शो करते हैं। F एटम का साइज बहुत ही छोटा है, छोटे साइज की वजह से जो F एटम के इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में रिपल्शन हो जाती है, और जब रिपल्शन होगी तो बॉन्ड की लेंथ क्या होगी? बोलो बेटा, रिपल्शन होगी तो बॉन्ड लंबा होगा छोटा होगा? लंबा होगा। तो रिपल्शन की वजह से जो फ्लोरीन है ना, इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, तो इनके जो एटम्स है ना, उनके बीच में कहीं भी कोई रिपल्शन नहीं होती बिटवीन इलेक्ट्रॉन। देयर इज नो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन।
ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन, यहाँ सफिशिएंट स्पेस है इलेक्ट्रॉन के बीच में, लेकिन F का साइज छोटा होता है तो इनके इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन शो कर देते हैं। रिपल्शन होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो कहीं ना कहीं F2 का साइज छोटा है, लेकिन फिर भी F और F के बीच का बॉन्ड लंबा हो जाता है एज कंपेयर टू Cl। और अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी बोलो, कम होगी। जितना बॉन्ड लंबा है उतना ही तोड़ना उसको आसान है। तो पहला फैक्टर यहाँ पे क्या लगेगा, डेल्टा H डिसोसिएशन। यहां भी क्या लिखूंगी, डेल्टा H डिसोसिएशन। बताओ किसकी बॉन्ड एंथैल्पी कम हुई, F2 की या Cl2 की, F2 की। इसकी लो हुई, इसकी हाई हुई। दोनों फैक्टर को एक साथ कंपेयर करेंगे तो पहले फैक्टर में कौन बाजी मार गया भी, कहां पे कम एनर्जी चाहिए बॉन्ड तोड़ने में, तो दोनों का मैंने पहला फैक्टर कंपेयर किया, मैंने दोनों में बॉन्ड तोड़ा बिटवीन द एटम, यहाँ पे फ्लोरीन आगे चल रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड टर्म पे, तो अब यहाँ पे F2 को तोड़ दिया तो ये अकेला F हो गया, यहाँ पर अकेला क्या आ गया, Cl। फ्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में कौन सी स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में, तो अभी ये फ्लोरीन भी किस फॉर्म में है, गैसियस में, क्लोरीन भी किस में है, गैसियस में। अब यहाँ पर सेकंड फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर तो हो गया, सेकंड फैक्टर है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब जो ये दोनों एलिमेंट है फ्लोरीन और क्लोरीन, ये दोनों क्या गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन, और जब ये इलेक्ट्रॉन लेंगे तो साथ में क्या रिलीज करेंगे, राहुल क्या कर रहे हैं बेटा, साथ में क्या रिलीज करेंगे बोलो, एनर्जी रिलीज करेंगे। ये आपको पढ़ा रखा है, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो क्या रिलीज करता है, एनर्जी। रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। तो यहाँ F एटम ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, यहाँ Cl एटम ने भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इससे बन गया F नेगेटिव स्टेट ऑफ बी गैसियस रहेगी, इससे बन गया Cl नेगेटिव स्टेट ऑफ बी गैसियस ही रहेगी। अब बताओ यहाँ पे टर्म कौन सी लिखूं एरो के ऊपर, चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा EGH, डेल्टा EGH। हमने बेटा ये कल भी किया था ये टॉपिक। फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव है, और जो क्लोरीन है इसकी मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। तब पूरे 118 एलिमेंट में से जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है ना तो सबसे ज्यादा एनर्जी का लॉस करता है। जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन मैक्सिमम फील होती है, मतलब क्लोरीन एटम जब भी इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। तो अब बताओ इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव किसकी हुई, कम नेगेटिव किसकी हुई, ज्यादा एनर्जी कौन निकालेगा, क्लोरीन या फ्लोरीन, फ्लोरीन। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हुई मोर नेगेटिव और फ्लोरीन की हुई लेस नेगेटिव। बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव वो बढ़ी है, ज्यादा हीट निकल गई तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो सेकंड फैक्टर में कौन आगे चला गया, फ्लोरीन। बेटा पहले फैक्टर में कौन आगे था, फ्लोरीन, सेकंड फैक्टर में कौन आगे चला गया, फ्लोरीन। अब हमें इन दोनों का थर्ड फैक्टर को कंपेयर करना है, करें। थर्ड फैक्टर है हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब मैंने लिख दिया डेल्टा H हाइड्रेशन, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर ये आयन बन गया F नेगेटिव, हमने इसको वाटर में डाल दिया, तो जब ये आयन पानी में जाएगा तो क्या रिलीज करेगा, हीट। क्या रिलीज करेगा, हीट। और ये गैसियस से एक्वस हो गया, पहले ये गैसियस था, अब मैंने F नेगेटिव कैसा लिख दिया बेटा, एक्वस। मैंने Cl नेगेटिव भी कैसा लिख दिया, एक्वस। और दोनों में यहाँ पे टर्म क्या लिख दी, डेल्टा H हाइड्रेशन। अब आप बताओ जब इन दोनों को आप पानी में डालोगे तो ज्यादा एनर्जी किस केस में निकलेगी, फ्लोरीन में या क्लोरीन में, फ्लोरीन में, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है। फ्लोरीन का साइज क्या है, छोटा है। साथ में फ्लोरीन F नेगेटिव वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो करेगा। ये F नेगेटिव जो है ये विद वाटर मॉलिक्यूल क्या शो करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब जब F नेगेटिव पानी में आप डालोगे ना तो ज्यादा स्पार्किंग होगी, ज्यादा हीट रिलीज होगी, रिएक्शन ज्यादा एक्सोथर्मिक होगी, ठीक है। क्लोरीन को जब वाटर में डालते हो तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पे कम एनर्जी रिलीज होगी।
तो बताओ डेल्टा हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा हुई, फ्लोरीन की या क्लोरीन की? फ्लोरीन की। जब ये आप डालोगे वाटर में तो ये ज्यादा एनर्जी निकालेगा, तो इसकी ये ज्यादा हुई और इसकी ये कम हुई। अब अगर ज्यादा एनर्जी निकल गई तो स्टेबिलिटी क्या होती है बोलो? अगर एनर्जी घटती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। मतलब F नेगेटिव वाटर ज्यादा स्टेबल रहेगा, F नेगेटिव ज्यादा स्टेबल रहेगा पानी में। एक तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर देता है, ऊपर से मैक्सिमम हीट को ये क्या कर देता है, लिबरेट कर देता है। तो ये ज्यादा स्टेबल रहेगा वाटर में, ये कम स्टेबल रहेगा। तो क्या बताओ थर्ड फैक्टर में कौन आगे चला गया? फ्लोरीन। कौन आगे गया? फ्लोरीन। क्योंकि जब फ्लोरीन पानी में जाता है ज्यादा हीट निकाल देता है और ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो अब हमने यहाँ इन दोनों को कंपेयर किया तीन तीन फैक्टर से, इनमें से दो फैक्टर में कौन आगे जा रहा है? फ्लोरीन आगे जा रहा है। क्लोरीन सिर्फ एक ही फैक्टर में आगे नहीं है, बीच वाले में। बाकी फर्स्ट फैक्टर में और थर्ड फैक्टर में कौन आगे गया है? फ्लोरीन आगे। और इन तीन फैक्टर के बेस पे हम किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडाइजिंग पावर का पता करते हैं। तो अब इन दोनों में ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी हुई? बोलो बेटा, किसकी हुई? फ्लोरीन। किसकी हुई? फ्लोरीन। आपको समझ में आया ये टॉपिक? बेटा रेफरेंस बुक से याद नहीं होगा ये टॉपिक, बहुत बड़ा सा अजीब सा आंसर दे रखा है उसमें, तो आपको इस तरीके से याद करना है, ऐसे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आप दोनों फैक्टर्स को साथ में कंपेयर करो। टोटल यहाँ पे तीन फैक्टर है, उनमें से दो फैक्टर में कौन आगे जा रहा है? फ्लोरीन। तो कहीं ना कहीं फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू क्लोरीन। मतलब फ्लोरीन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू क्लोरीन। ठीक है, तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7.26 का। समझ में आ गया? या फिर बताऊं? इसको लिख लो यहीं पे ही अपनी बुक में, यहीं पे लिख लो कि हमें इसको ऐसे याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।